हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो भाई, आज हमारा टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा के अंदर क्या इकोलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। और ये एक ऐसी फॉर्म है जो आपको रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने में गॉस जॉर्डन, गॉस एलिमिनेशन मेथड, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बहुत सारे दीगर चीजों के अंदर बहुत ज्यादा यूज है इसका। और आज हम यही सीखने वाले हैं कि इकोलॉन फॉर्म कहते किसको हैं और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये मैंने यहाँ दो एग्जांपल्स ले रखी हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि इकोलॉन फॉर्म क्या है। देखो, मान लो सबसे पहले मैं कहता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। एबीसीडी याद है? बिल्कुल ठीक है। अब देखो, याद रखना, हमेशा जब भी आप ऐसी लाइन से आओ तो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल होता है लीडिंग एलिमेंट। तो लीडिंग एलिमेंट या लीडिंग एंट्री जो है आपकी, कोई भी नॉन जीरो तो होनी चाहिए। यानी कि टोटली सब जीरो ना हो, अगर मैं कहता हूँ ये दोनों के दोनों मेरे पास जीरो है सपोज कर लो, लेकिन ए जो है ना वो नॉन जीरो ही होना पड़ेगा। कोई एक मतलब ऐसा हो जो नॉन जीरो हो, उसको हम क्या बोलेंगे? लीडिंग एंट्री बोल देंगे। अब आप यहां से आए, मान लो आपके पास डी जीरो था, एफ भी जीरो था, लेकिन ई जो था आपके पास वो क्या था? नॉन जीरो एलिमेंट था। यानी कि इसका मकसद मैं आपको ऐसे बताना चाह रहा हूं कि आप जैसे ही मैट्रिक्स की रो के अंदर ऐसे करके घुसोगे तो आपको जो पहला एलिमेंट दिखेगा वो भले जीरो हो, लेकिन उसके बाद वाला जो एलिमेंट दिखेगा वो आपके पास वो भी जीरो हो सकता है। लेकिन और आगे चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा एलिमेंट जरूर नजर आएगा जिसको आप बोलोगे लीडिंग एलिमेंट, और वो लीडिंग एलिमेंट हमेशा नॉन जीरो होगा, वो जीरो नहीं होगा। ठीक है। अब आपको ये तो सिंपल मैंने बताया कैसे। अब मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के बताता हूँ। मैंने कहा देखो 1 0 0, ऐसे 0 2 3 0 1 2। अब मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिया। देखो, जब आप यहाँ से एंटर होते हो तो देखो पहली ही एंट्री आपको क्या नजर आ गई? नॉन जीरो। तो ये बात तो सही है। जब आप यहाँ से एंटर हुए आपको पहला रिजल्ट जीरो नजर आया, ठीक है, मान लिया। अब ये जो 2 है ना आपके पास, ये आपका लीडिंग एलिमेंट कहलाएगा इस रो का। तो ये भी नॉन जीरो है, यहाँ तक भी मेरी बात सही है। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो देखो दोबारा से 1 आ गया, ये भी मेरा लीडिंग एलिमेंट है, ये भी मेरी बात यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक है, इतना तो हमने समझा कि जब लीडिंग एंट्री देखनी है तो हमने ऐसे देखनी है। ठीक है। अच्छा, अब आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। देखो, मानो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 ही रखा हुआ है। अब देखो आपके पास, और मैं इसको भी जरा 2 कर देता हूँ। ठीक है। अब आपके पास ये मैट्रिक्स है। अब गौर से देखो, सबसे ज्यादा जीरो कौन सी रो के अंदर आ रहे हैं? देखो, सेकंड रो में। तो याद रखना, जिस रो के पास सबसे ज्यादा जीरो हो, एक तो हो सकता है मुकम्मल जीरो हो पूरा, ऐसा केसेस भी आते हैं, वो हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर सबसे ज्यादा जीरो जिस रो के अंदर आपके पास मौजूद हो जाए, आपने क्या करना है? सिर्फ उसको सबसे लास्ट वाली रो बना देना है। बस क्या करना है? सबसे लास्ट वाली रो बना देना है। अगर मैं आपसे कहता हूँ देखो ये रो 2 थी, मैंने कहा रो 2 को इंटरचेंज कर दिया, ये साइन किसका होता है? घुमाने का। इंटरचेंज में कर सकता हूँ। अब देखो कहाँ से? रो 3 से। तो ये मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1 0 2 0 1 2 एंड 0 0 3। अब मेरे पास ये जो मैट्रिक्स बना वो इकोलॉन फॉर्म के अंदर बन चुका है। अच्छा जी, अब देखो यहाँ से घुसते हो 1 एंट्री आ गई, यहाँ से घुसते हो दोबारा 1 एंट्री आ गई, यहाँ से घुसते हो देखो 3 एंट्री आ गई, लेकिन सबसे ज्यादा जिसके पास जीरो थे वो नीचे ही रहा, और तो उसको नीचे ही रहना पड़ेगा। ये 2 कंडीशंस आपको एनी हाउ याद रखनी है। ठीक है। अब आपने क्या करना है? तीसरी कंडीशन, ये 2 कंडीशन तो मस्ट है। ठीक है। अब सुनना तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ऐसे बताऊंगा कि मानो कि आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, उन 2 कंडीशंस को तो आपने याद रखना है।
उनके बगैर काम नहीं बनेगा। तो आपने उन दोनों को तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि इस पहले वाले एलिमेंट के नीचे दोनों जीरो हो जाए, और जितने जीरो इसमें हो उससे, अगर मैं बोलता हूँ इस कॉलम में मेरे पास n जीरो है, तो अगले कॉलम में मेरे पास n-1 जीरो होंगे, यानी कि एक कम होगा। यानी कि अगर इसके पास 2 जीरो हैं तो इसके पास 1 जीरो होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर 2 भी जीरो हो तो चल जाएगा, लेकिन इक्लोन फॉर्म में आपको जो स्टैंडर्डली तौर पर कहता है वो कहता है कि अगर यहाँ 2 जीरो हैं तो यहाँ 1 आना चाहिए, और यहाँ उससे कम आना चाहिए, या तो क्या पता जीरो ना हो, या तो क्या पता जीरो हो जाए। तो उसकी मिसाल आप ऐसे भी ले सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, मैंने कहा A 0 0 B C E F H एंड I, मैंने कहा ये आपके पास एक मैट्रिक्स बनाया। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ पर 1 जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर बाय चांस अगर आप सॉल्व कर रहे हुए और सॉल्व करते वक्त ये ई भी जीरो हो जाता है तो आपने घबराना नहीं है। आपको एक्स्ट्रा जीरो के आ जाने से मैट्रिक्स की रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात याद रखना, सबसे पहली बात, आपके जो रोज होनी चाहिए उसमें लीडिंग एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि नॉन जीरो एलिमेंट होगा। ये बात हमने समझ ली। इसके बाद आपने क्या देखना है, जिसमें सबसे ज्यादा जीरो है जिस रो में, उसको सबसे नीचे रख देना है लास्ट में, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ठीक है। अब लास्ट कंडीशन क्या कहती है, अगर मेरे पास यहाँ पर 2 जीरो है लेट सपोज, तो यहाँ पर 1 होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा जीरो बाय चांस बन भी जाता है तो आपने कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन करते रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये एक एक्सेप्शनल केस होता है, अगर जीरो एक्स्ट्रा बन जाता है तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, मैट्रिक्स के रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। यहाँ तक तो हमने समझा कि इक्लोन फॉर्म होती क्या है। अब आते हैं इसको बनाते कैसे हैं। देखो बेटा, ये तो मिटा देता हूँ। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स आप देख सकते हो। अब यहाँ से एंट्री लोगे 1 आ गया, यहाँ से एंट्री लोगे -2 आ गया, यहाँ से एंट्री लोगे कितना आ गया, ये आ गया। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपसे क्या बोला था, आप इक्लोन फॉर्म बनाने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे भाई, जितने भी जीरो रो हैं उनको नीचे ले जाओ। मैंने तो ऐसे ही सुना था, चलो करके देखते हैं। मैंने कहा देखो मैंने क्या करा, एक ऑपरेशन लगाया, ऐसे लगाता हूँ, यहाँ पर ऑपरेशन लगाता हूँ। मैंने कहा रो 2 को रो 3 से एक्सचेंज कर देता हूँ, रो 2 को रो 3 से एक्सचेंज कर देता हूँ, ठीक है, कर दिया। भाई A का जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 1 2 -3 और 2 2 2 0 -2 एंड 0। मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा जीरो थे उसको नीचे ही रहना पड़ेगा। अब देखो, मुझे कोशिश करनी है कि इस चीज को जीरो बना लूं। यही बात मैंने सुनी थी जब मैंने इक्लोन फॉर्म समझाया आपको। देखो, मेरा इसको जीरो बनाना मेरा मकसद बन गया। अब इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है। हो, कैसे बनाऊं, प्रॉब्लम हो गई। चलो कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अगर आपसे कहा जाए, मैं आपसे कहता हूं, मैंने कहा रो नंबर 2 को आपने डिवाइड कर दिया 2 से, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 आ जाएगा सबकी जगह पे, बना लेते हैं। अब याद रखना, मैट्रिक्स के अंदर आप कोई भी रो को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, इसकी मैट्रिक्स की रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को हम क्या कहते हैं, रो ऑपरेशन मेथड, और हम इसको रो ऑपरेशन करके अपनी इक्लोन फॉर्म को जनरेट कर रहे होते हैं। देखो 2 से डिवाइड किया, 1 2 -3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 -2 एंड 0। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तो हम अपनी बाई चांस चल रहे हैं। अब मैंने देखो इसको जीरो करने के लिए क्या किया, एक और ऑपरेशन लगाया। वो कौन सा ऑपरेशन होगा, मैंने कहा रो 2 पर ऑपरेशन लगाता हूं। मैंने कहा रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देता हूं, ठीक है। रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दिया, लेकिन ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, रो 2 के अंदर, यानी कि जिस चीज पे ऑपरेशन हो रहा होगा सिर्फ वही रो आपके पास चेंज होगी, अदरवाइज कोई रो चेंज नहीं होगी।
देखो जैसे रो 1 पे ऑपरेशन नहीं था, ऑपरेशन किस पे था, रो 2 पर, तो रो 2 चेंज करूंगा बस मैं, 1 2 -3। अब देखो ये 1 में से 1 से कितना बचेगा, 0। देखो रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है, 1 - 1 0, 1 इंटू 1 - 2 -1, 1 - 3 वो पहले से ही माइनस करके कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, कर दिया माइनस, जो बचा उसको वैसे ही नीचे लिख लेना है। हो, अब क्या करें, मामला हो गया ये तो। अब देखो इक्लोन फॉर्म के लिए मेरे को इस 2 को 0 बनाना है। अगर मैं आपसे एक काम कहता हूं थोड़ी देर के लिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार अगर मैं ऐसा करूं, अगर रो 3 को -2 से डिवाइड भी कर लूं तो मेरे पास ही प्लस का 1 बन जाएगा, मेरे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, देखो रो 3 को मैंने डिवाइड कर दिया -2 से, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया, मैंने कहा 1 2 -3, ये आएगा 0 -1 एंड 4। यहाँ पे कितना आएगा भाई, 0 से कुछ भी डिवाइड होगा 0, देखो -2 का 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ गया, 0। कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो मुझे अगर मेरा 1 0 हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, तो मैं एक और ऑपरेशन लगाने की तरफ बढ़ता हूँ। मैंने कहा अगर इस -1 को 0 करना है तो अगर मैं रो 3 को रो 2 में प्लस कर दूं, 1 इंटू -1 0, तो सिंपल सा बात है भाई, रो 3 पे मैं क्या लगाऊंगा ऑपरेशन, और क्या करूंगा, रो 3 में से माइनस कर दूंगा रो 2 को, बल्कि नहीं प्लस करना पड़ेगा क्योंकि देखो नेगेटिव साइन है। आगे चलते हैं, देखो सिर्फ किसके एलिमेंट्स चेंज होंगे, रो 3 के। देखो रो 3 के एलिमेंट कैसे चेंज होते हैं, 1 2 -3। अब देखो यहाँ है 0 -1 एंड 4, ये तो सेम रहेंगे। देखो 0 - 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 - 1 0, 0 - 4, अरे प्लस कर रहा हूँ, 0 + 4 यहाँ आ जाएगा 4। अब आप देख सकते हो मेरी इक्लोन फॉर्म यहाँ पर बन चुकी है। देखो यहाँ से आऊंगा, लीडिंग एलिमेंट 1 आ गया, यहाँ से आऊंगा -1 आ गया, यहाँ से आऊंगा देखो लास्ट में 0 आ गया, और देख सकते हो यहाँ 2 0 है, और यहाँ पर क्या हुआ, एक 0 कम हो गया। इक्लोन फॉर्म की प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहा है, और देखो जिसके पास सबसे ज्यादा 0 है वो लास्ट वाली रो के अंदर मौजूद है। तो दिस इज आवर इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी जो इक्लोन फॉर्म आएगी इसकी मैट्रिक्स ए की, वो क्या बनेगी, 1 2 -3 0 -1 एंड 4 0 0 एंड 4। दिस इज द इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। था आसान, बहुत ज्यादा आसान था। चलो मैट्रिक्स नंबर बी के साथ भी कुछ ऐसा ही करके देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको रो ऑपरेशन समझ में आ रहे होंगे और आपको माइंड चलाना है कि मैंने करना क्या है। ठीक है, ऑपरेशन खुद ही लगते चले जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं बी पर। देखो भाई मेरा जो बी मैट्रिक्स है वो यहाँ लिख रहा हूं मैंने कहा 1 2 1 3 1 2 एंड 0 1 एंड 2। देखो ये एलिमेंट तो वैसे ही 0 है, ठीक है। अब देखो इसके पास एक 0 है, मुझे क्या करना है, इस 3 को भी 0 बनाना है। ओहो क्या करूं, देखो ऑपरेशन लगाओ। कहाँ ऑपरेशन करना है, इस 3 को 0 बनाना है, यानी कि आपने ऑपरेशन कहाँ करना पड़ेगा, रो 2 में। ये तो आपने समझ लिया, कॉलन लगाओ। अब देखो अगर मैं एक काम करता हूं, अपने रो 2 को माइनस करता हूं किससे, अगर मैं रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो रो 1 का एलिमेंट उठाऊंगा 1, 3 1 जा 3, रो 2 पहले से 3 3 -3 0, तो ये ऑपरेशन मेरे पास वैलिड है, लगा सकता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, देखो रो 2 पे लगाऊंगा तो एलिमेंट रो 2 के ही चेंज होने हैं और किसी के एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। देखो 1 2 1 ये आ जाएगा 1, आगे 2 ये आ गया 1। अब सिर्फ देखो इसके एलिमेंट चेंज होंगे, इसको देखकर लगाया था तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे 0 होगा। अब देखो 1, देखो रो 2 की जगह रखो 1 माइनस 3 टाइम्स रो 1 की वैल्यू कितनी थी 2, 3 2 जा 6, -6 + 1 -5। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 2 और 1 आ गया, 2 रखो माइनस रखो, 3 × 1 को कितना आएगा -1, ये आ गया -1। और लास्ट रो तो आपके पास वैसे ही सेम रहेगी 0 1 एंड 2। ठीक हो गया। अब आपका टारगेट क्या है, क्या टारगेट है, टारगेट है कि भाई ये 1 0 कर दो। ठीक है 1 0 कर दो। ओहो अब क्या करूं, अब मैं एक काम करता हूं, मैंने क्या कहा,
एक ऑपरेशन लगाया जिसमें मैंने रो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। कोई मसला नहीं, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों करा वो देखना कितनी आसानी होगी। 1 2 1 0 -5 -1 एंड 0 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये पॉजिटिव 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं मेरे पास ये भी 0 बन जाएगा। तो ये तो जादू हो गया, जल्दी आंसर आने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो भाई मैंने क्या किया, मुझे ऑपरेशन करना था R3 पर, मैंने क्या किया R3 को प्लस कर दिया R2 में। देखो रिजल्ट क्या आता है, देखो रो के एलिमेंट्स सिर्फ 3 के चेंज होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते ही यही है, वो कहीं का कहीं चेंज कर देते हैं, इसलिए उनके आंसर्स गलत आते हैं। देखो जिस पर ऑपरेशन लगाओ वही चेंज करना, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। R3 प्लस R2, देखो भाई R3 तो है 1 to 1 तो सेम रहेगा, रो 2 भी सेम रहेगी। अब देखो यहाँ पर 0 0 प्लस 0 0, 5 प्लस -5 0, 10 इंटू -1 कितना हो जाएगा 9, ठीक हो गया। अब देख सकते हो फर्स्ट एंट्री 1, सेकेंड एंट्री -5, थर्ड एंट्री 9, सबसे ज्यादा 0 किसमें है, लास्ट वाली रो के अंदर है। और आप देख सकते हो दिस इज द इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स P। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। और बस इतना सही कॉन्सेप्ट था इक्लोन फॉर्म का कि इक्लोन फॉर्म बनाई कैसे जाती है। अगर आपको वीडियो समझ में आई, पसंद आई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं आपके सामने और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।